बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन के दिन हैं और इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। तमाम सियासी जमातें आपके इल्म में है कि अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है तो किसी को एहतसाब और हिसाब किताब का मसला है। लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और 8 फरवरी को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होगी। इस इलेक्शन में कौन सी सियासी जमात जो है वो क्या स्कोर लेके आ सकती है और ये इलेक्शन जो है वो क्या मुल्क में नई चेंज ला सकते हैं, ये बड़ा अहम मौजू है और बड़ी अहम गुफ्तगू है। इस पर आज हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है राजा परवेज़ अशरफ साहब को। स्पीकर कौमी असम्बली हैं और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो क्या आ रहा है। जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाती है पीपल्स पार्टी, उसको किस हद तक उन्होंने पहले जो है वो उसमें कामयाब हुए और अब जो है किस हद तक कामयाब होंगे। और नून लीग की सियासत पर भी बात करेंगे, जो मुल्क में सियासी कल्चर है उस पर भी बात करने जा रहे हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू ब्रो साहब, थैंक यू ब्रो साहब। सर बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो पूरे KPK में जलसे किए, सिंध में जलसे किए, पंजाब में जलसे किए, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका जो शिकवा है या जो डिमांड है वो वहीं की वहीं है। बरोई साहब, किसी भी इंतखाब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का होना बहुत ही बुनियादी बात है। ठीक। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि तमाम वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको यकसा और बराबरी का मैदान दिया जाए और किसी को कोई शिकायत ना हो। ठीक। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये पहला और फोरमोस्ट ड्यूटी ये है कि उस शिकायत का अजाला करें। ठीक। नंबर 1। बलोच साहब, अगर साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात की हम बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा माहौल हो जिसमें इंतखाबात हों, किसी को कोई एतराज़ ना हो, शिकायत ना हो। वरना होता यह है कि आपने देखा होगा, ये बदकिस्मती है और मैं तो इसी को अपने तमाम मसाइल की वजह समझता हूँ। ठीक। कि हमारे इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। ठीक है। एक हुकूमत बनती है और बाकी सारे जो हैं वो अपोजिशन बनाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और इनजेन्युइनली वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो इलेक्शन जो है वो चुरा कर लेकर आए हैं, आपने जो इलेक्शन पे डाका डाल दिया है, आपने साफ शफाफ इंतखाबात नहीं की, आपने हमारा हक मारा है। डेट देना शुरू कर दें कि गवर्नमेंट अब गई। तो उससे ये होता है कि गैर यकीनी की कैफियत प्रिवेल करती है पूरे मुल्क में और वो हुकूमत जो कंट्रोवर्शियल हो जाए वो कभी डिलीवर नहीं कर सकती, वो कभी मुल्क में स्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं लेकर आ सकती। तो ये बुनियादी तौर पर मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जिसको शायद हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। हमारे तमाम इदारे, ख़ास तौर पे जो इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल मेरा ये ख्याल है। तो सर आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो प्लेटफार्म दे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जलसों में तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है, लेकिन क्या कोई पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया इलेक्शन कमीशन से भी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी है और किस किस्म की दी है? जी, हमारा एक डेलीगेशन गया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है ना ये सारी बातें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या जवाब आया सर? कोई मैं समझता हूँ कि वो अब मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने आज या कल क्या बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी शिकायत है तो इसका मतलब है कि कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया होगा। ठीक है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का सर मतलब क्या है कि देखें ना, जलसे हो रहे हैं, आपको फ्रीली सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, आवाम आ रही है आपके जलसों में, लेकिन इसके बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड का जो डिमांड है वहीं पे है। तो फिर क्या हम क्या समझें कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि अगर आप एक बर्ताव मुझसे कर रहे हैं तो वही बर्ताव मेरे अपोनेंट से भी करें। ठीक। अगर आप अपोनेंट को कोई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अगर उनके कहने पर आपने कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र की है, आपने उनके कहने पर अगर कोई अफसरान लगाए हैं, ठीक है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर एक आदमी जो है वो भी मैदान में है, ए भी मैदान में है और बी भी मैदान में है, अगर बी के आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं, किसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कर देते हैं,
एनीबॉडी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक का नाम एक रख दें पार्टी का, दूसरे का बी रख दें, नून लीग का नाम ना लें जी, हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि फिर शिकायत पैदा होती है। ठीक, जब शिकायत पैदा होती हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ PMLN का भी कसूर है कि इन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक गलत अंदाज से ये समझ लिया कि शायद अगर वो ये कह दें कि हमें अबशीरबाद है या हमारे पीछे हाथ है कोई, हमें कोई जो है वो कोई जो बेहतर हमारे साथ सलूक हो रहा है, हम जो है वो बेहतर पोजीशन में हैं, तो इससे भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। देखिए, कुछ भी हो जाए, हमने अपने इदारों को जो है वो बदनाम नहीं करना, हमने उन्हें सियासत में नहीं घसीटना, खाए अच्छाई हो या खाए बुराई हो। अगर हम सियासतदान हैं, हमें आपस में ये बात करनी चाहिए। ठीक है। और देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि एक जमात समझती है कि दूसरे के पास सही प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसको खुद कहना चाहिए कि नहीं, इनको भी कोई प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ताकि कल कोई जीते या हारे तो उसको तस्लीम कर ले। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, पीपल्स पार्टी का एक नारा शुरू से रहा है, रोटी कपड़ा और मकान का, और ये नारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब तक जो है वो कायम है, और आपका जो वोटर है वो इसी पे ही रिलाई करता है कि पीपल्स पार्टी आएगी तो रोटी कपड़ा मकान का जो है वो बात की जाएगी। तो अब जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में जा रही है, सिंध में आपने डिलीवर किया, सिंध में आपकी 15 साल गवर्नमेंट रही, फेडरेशन में भी आप रहे, वफाक में भी आप रहे, तो अब क्या नई चीज़ है जो पहले नहीं थी पीपल्स पार्टी के पास मैनिफेस्टो में, और आवाम के लिए क्या नया जो है वो नारा लेके आ रही है पीपल्स पार्टी, या नया प्लान लेके आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात कोई नए या पुराने की नहीं होती। ठीक है। देखना ये होता है कि इस वक्त हमारे माशरे में किन चीज़ों की ज़रूरत है और सियासी जमात के पास क्या प्रोग्राम है, उसको जो है उस ज़रूरत को जो है वो पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी ने जो नारा दिया था ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये बड़ा एक वसी नारा है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने तवे पे या तंदूर पे कोई रोटी पकानी है और किसी के हवाले कर देनी है। उसके लिए ये है कि आपने उसके लिए ऐसे कंड्यूसिव हालात पैदा करने। ठीक है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में मुझे याद है कि मैं ख़ुद उस वक़्त नौजवान था कि आम आदमी को पासपोर्ट नहीं मिलता था। ऐसे 22 ख़ानदान थे इस मुल्क पर जो बैरून मुल्क सफ़र करते थे, और वो भी सैर व सियाहत के लिए बाहर जाते थे। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली का भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने आम आदमी गरीब के हाथ में पासपोर्ट दिया। वो बाहर गया, हमारे लाखों लोग गए, जी, लाखों लोग, मेरा ख्याल है 15-18 लाख लोग तो सिर्फ इंग्लैंड में है हमारे, 20-22 लाख के करीब जो है वो हमारे UAE, सऊदी अरेबिया में लाखों लोग, कनाडा, जर्मनी, पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके हाथ में पासपोर्ट आया। वरना तो आपको याद नहीं था, उस जमाने में पासपोर्ट बनाना तकरीबन नामुमकिन था आम आदमी के लिए। वो इतनी इंक्वायरियां करते थे, इतना वो मामला था, वो ले ही नहीं सकता था। ठीक है। ये भुट्टो साहब का एक अजीम कारनामा था। दूसरा, उसके बाद उन्होंने तालीम मुफ्त की, किराए मुफ्त की, फीसें माफ़ की। देखिए, यहाँ से ये शुरू हुआ काम। वो मजदूर के साथ खड़े हो गए, मजदूर की इज्जत बनाई, मजदूर को उन्होंने सोशल सिक्योरिटी दी, उनको हेल्थ सिक्योरिटी दी। एक विजन था उनका, एक विजन था। जब ये मामलात चले तो माशरे में एक तब्दीली आई। अब नेगेटिव फोर्सेस भी तो मौजूद होती है ना जी, ऐसे उनको तो नहीं भाता था कि वो नहीं समझते थे, जो बड़े जिम्मेदार थे वो नहीं चाहते थे कि उनके हारी जो हैं वो उनके बराबर के हिस्सेदार हों। उस वक़्त तो एक गरीब आदमी को, एक कारीगर को नीचे फर्श पे उठाया जाता था, और जो बहुत समझता था ना कि मैं अनलाइटेंड आदमी हूँ, वो उसको छोटी सी पीढ़ी देता था जिस पर बैठे, कुर्सी पे नहीं बैठाता था, बराबर चारपाई पर भी नहीं बैठाता था। तो ये भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा था। और उससे आगे मैं अगर ये कहूँ कि उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी, वोट देने का हक सिर्फ 80,000 लोगों का था। मशरकी पाकिस्तान में 40,000 और 40,000 मगरबी पाकिस्तान। आम आदमी के पास तो ना कोई वोट लेने आता था, ना उसको पूछता था, ना उसकी कोई इज्जत थी। सच्ची बात है। गाँव में एक चौधरी साहब, राजा साहब, शाह साहब, मलिक साहब थे, उनके पास वोट होती थी, वो जाकर कहते थे अच्छा जी मैं दे दूंगा। उसको भी कोई डिप्टी कमिश्नर का हुक्म आ जाता था कि वोट इधर डाल दो, वो डाल देता था। अब यहाँ से जमहूरियत शुरू, जब हर आदमी के पास वोट का हक हासिल हुआ, तो ये एक इनकलाब था,
ये 180 डिग्री का टर्न था जो एक पूरे माशरे को मिला, और मैं समझता हूँ कि ये भुट्टो साहब का बड़ा अजीम कारनामा था। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने स्टील मिल जैसा मंसूबे शुरू किए, उनके ज़माने में ही आप हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स आया, उसी के ज़माने में भी कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आया, उनके ज़माने में आप देखें कि रिफॉर्म्स आए, आम लोगों को ज़मीन के मालकाना हकूक मिले, घर मिले, छत मिली, 5 मरला स्कीम के तहत जिनके पास बेचारों के पास सर छुपाने की जगह नहीं थी उनको मालिक बनाया। ऐसे ही राय साहब, भुट्टो साहब का जिक्र हुआ तो अब भुट्टो साहब को इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से या भुट्टो ख़ानदान को 42 साल बाद शायद मिलने की तवक्को भी आई है कि भुट्टो रेफरेंस जो है उसकी समाअत शुरू हो गई है। तो आप समझते हैं कि इस समाअत से कोई फैसला आता है अगर, तो जो ज्यादती हुई है उसका मदावा हो पाएगा? देखिए मैं आपको बताऊँ, अब वो किरदार भी नहीं रहे जी। अब भुट्टो साहब तो वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ना ही मैं समझता हूँ कि किसी को सजा देना या सजा दिलवाना इससे मकसूद है। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक़्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और उनकी जमात ने, सी ने, बाकी जो अकाबरीन थे, उनका यही कहना था कि हमें तारीख़ को दुरुस्त करना चाहिए। ऐसे तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि उस वक़्त जिस जज ने ये जो मौजूद थे सज़ाएँ देने वाले, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि ये एक जुल्म हुआ जो हमारे से हो गया, हमें प्रेशर में रखा गया, हम बहालत मजबूरी हमने ये जुल्म किया। आपको पता है कि कुछ जजेस ने तो इससे डिफ़र किया इस फैसले से, और वो उनके ऊपर क्या क़यामत टूटी, कोई जो है वो मुल्क छोड़कर भागा, कोई किधर गया, कोई किधर गया। असल हकीकत ये है कि अगर हम तारीख़ को मसख कर देंगे जी, फिर हम उससे सबक क्या सीखेंगे। तो दुनिया में ऐसे होता है कि जब कोई वाक़या ऐसा हो जाता है, कोई इस तरह की ज़्यादती हो जाती है, तो वो 100 साल के बाद भी, 150 साल के बाद भी बैठ कर ये मदावा करते हैं कि नहीं भाई उस वक्त ये नहीं था, असल हकीकत ये थी। तो मैं समझता हूँ कि असल हकीकत ये है कि हमने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जिससे लोग मोहब्बत करते थे, रोमांस करते थे, प्यार करते थे, और उनको अवामी तईद हासिल थी, उनको हमने सीन से हटाने के लिए उनको फांसी फंदे पर चढ़ा दिया, जो कि बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज तक वो भुगत रहा है, आज तक भुगत रहा है। नाज़रीन, मुझे एक राय साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो पूछेंगे राय साहब से कि जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं मैदान में हैं, वो किस तरफ जा रही है और कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम सियासी जमातें जो हैं मैदान में हैं और अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आ रही हैं। राय साहब, पीपल्स पार्टी भी मैदान में है, नून लीग भी मैदान में है, तहरीक-ए-इंसाफ भी कहती है कि हम मैदान में हैं, और वो तो कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ का जो नारा है। तो जो एक सियासी कल्चर में गालम गलूच आया था राय साहब, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि जो गालम गलूच की सियासत जो है वो गुज़श्ता हमने 4-5 साल पहले देखी और अब तक देख रहे हैं, उसमें कोई कमी या फ़र्क आ सकता है अब? बलोच साहब, आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए गालम गलोच से क्या होता है जी, एक तो ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है, और हमारा माशरा इसकी, कोई दुनिया का माशरा भी इसकी इजाज़त नहीं देता। सियासत जो है वो बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि ऐसा मैदान है जिसमें अगर आप तलखी ले आएंगे, उसमें अगर आप एक ऐसा हालात वज़ा कर देंगे कि आप एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो जाएं, किसी की इज़्ज़त ना करें, किसी की जो है वो एक जो एक बुर्दबारी है या एक जो एक निज़ाम होता है जो हमारा आ रहा है सदियों से, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो टॉलरेंस है, बर्दाश्त है, दूसरे की इज़्ज़त करना है, बुर्दबारी है और रख रखाव है, उसको अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो बिल्कुल मादर पिज़र आज़ाद हो जाते हैं और बिल्कुल सीधा सीधा आप एक दूसरे को गालियाँ देने शुरू कर देते हैं, तो वो तो आपको तबाही की तरफ ले जाएगी। वो तो सारा माशरा टूट जाएगा। जब माशरा टूटता है, जब तलखियाँ ज़्यादा जन्म देती हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? गाली तो एक हद तक देंगे ना, उसके बाद फिर क्या करते हैं? हथियार उठा लेते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी के दरपे हो जाते हैं, एक दूसरे को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं।
जब हर कोई एक दूसरे की इंसल्ट कर रहा हो एक्सक्यूज मी, तो फिर तो किसी की इज्जत ही नहीं रह सकती। फिर कौन अपनी इज्जत बचाएगा? जब हर आदमी एक दूसरे की पगड़ी उतार रहा हो, हर आदमी एक दूसरे का चेहरा खराब कर रहा हो, हर आदमी एक दूसरे को दुश्मनाम दे रहा है, गाली दे रहा है, और एक ऐसे वो भिनाया हुआ बैठा है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। देखें, पॉलिटिक्स में होता है कि आप एक दूसरे की बात सुनते हैं सब्र के साथ, फिर आप अपना आर्गूमेंट जो है ना उसको एडवांस करते हैं, ठीक, इस अंदाज से कि वो आपकी किसी बात पे कन्विंस हो जाए। किसी को कन्विंस करना अपने मंशूर पर, अपने तरीके से, अपनी बात पर, अपने आर्गूमेंट पर ही सियासत है ना जी। सियासत कोई गोली बंदूक की बात तो नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से चंद सालों से जो हमारे कल्चर में ये चीज़ दर आई है, इससे न सिर्फ हमारी सियासत को बहरहाल हमारे और बल्कि हमारे माशरे को भी नुकसान पहुँचा, हमारी सोसाइटी को नुकसान। 9 मई हो गया सर, 9 मई हो गया, उसमें जलाओ घराव हुआ, सारे लोग जो है 9 मई तो एक जुल्म था, मुल्क के खिलाफ एक घिनौना फेल था, ठीक, एक ऐसा बदनामा धब्बा है हमारी तारीख का जो मैं समझता हूँ हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसको शायद ना धो सकें। ठीक, कौन मुल्क है, किस मुल्क के बशिंदे हैं जो अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए तुल जाएं, उसको दुनिया में तज़हीक का निशाना बना दें, उसका तमस्खर उड़वाएं और अपनी फ़ौज पर हमला कर दें। यह तो शुक्र करें कि फ़ौज ने रिटेलिएट नहीं किया। अगर फ़ौज उस दिन फायर खोल देती और कुछ लोग मारे जाते तो इस मुल्क का क्या बनता? यहाँ गली गली महल्ले महल्ले आग लगती, यहाँ लूटो खसूट होती, यहाँ लोग मरते सड़कों पर मक्खियों की तरह। तो इस मुल्क का क्या बनता? जिस मुल्क के लिए हम कहते हैं कि ये हमें जान से प्यारा है, हम कहते हैं ये हमारी माँ धरती है, उसके साथ ये सलूक कौन कर सकता है? मैं नहीं समझता। कोई वस्ट से वस्ट पाकिस्तानी भी है, वो उसमें एक बात तो है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, और ये हमारी शान है कि हमारे लोग जो है ना अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ठीक, क्या आपका ख्याल है कि फ़ौज का जवान जो है वो सिर्फ अपनी तनख्वाह की खातिर जो है अपनी जान देता है और सीने पे गोली खाता है? नहीं, वो वतन की मोहब्बत है, वो ही इज़ द डिफेंडर ऑफ आवर फ्रंटियर। और वो कहता है कि वो जज्बा है, वो अपनी इस मट्टी से, धरती से प्यार का, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने सीने पे गोली खाता है। उनको जाकर हमने उनके जो हमारे जो हीरोज़ थे, हमारे शोहदा थे, उनकी हमने तज़हीक की। दुश्मन ने तारीफ़ की उनकी, दुश्मन उनकी तारीफ़ कर रहा है और लिख के भेज रहा है कि ये बहुत बहुत बड़ा बहादुर इंसान था, और मैं एज ए फ़ौजी इसको सलूट पेश करता हूँ जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ इसने अपने मुल्क का दफा किया या अपने मोर्चे में डटा रहा। उसकी जाकर हम तज़हीक करते हैं। वो कौन लोग हैं? वो हमारे लोग तो नहीं हो सकते। ठीक, अगर हैं तो मैं समझता हूँ काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठीक, राय साहब, सानिया 9 मई गुजर गया, दरी बात है, अब इंशाल्लाह उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स जो है उन पर ट्रायल शुरू हुए। अब सर सियासत पे आते हैं, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? एक तो जलसे जुलूस हो रहे हैं सब आपके, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो आप पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, सिंध में आपकी वर्किंग है, आपकी सीटें हैं, वोट बैंक है। पंजाब में स्पेशली पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है? आपको कितनी हलकों में जो है वो आप कह सकते हैं कि हम जीत जाएंगे, और कितनी सीटें जो है वो ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस पे तो नहीं जाता, क्योंकि ये फेक गिनतियां की जाती हैं। ठीक है, दावे भी किए जाते हैं, सर ऐसे दावे भी किए जाते हैं। वो भी एक सियासत का और सियासी जो शोबदाबाजी, या आप ये कहें कि लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। लेकिन मैं जेन्युइन बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली इलेक्शन से बहुत बेहतर हालात में। नंबर 1, हम साउथ में बहुत अच्छी पोजीशन में। ठीक, और पहली दफ़ा सेंट्रल पंजाब में मैं समझता हूँ कि जो मेरे सामने इस वक्त शख्सियात हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। और पहले तो सेंट्रल पंजाब में सिर्फ एक मेरी सीट थी, ऐसे ही अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटें निकलेंगी। और मैं देख रहा हूँ कि जितने हम 2002 में थे शायद उसके करीब आ जाएं। अच्छा, उसके करीब जो है वो आ सकते हैं। तो हाँ जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान में अब पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े एडवांसेस किए हैं। ठीक, बड़ी मजबूत जो फिगर्स हैं
पर्सनैलिटीज़ हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। KPK में बहुत अच्छे, मैं आपको KPK में मैं समझता हूँ कि यस PTI का एक है वहाँ पर, जिस तरह आप कहते हैं कि वहाँ पर उनका होल्ड था, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी का होल्ड ना हो लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे ज़रूर है। अच्छा, बाप पार्टी बलूचिस्तान में नून लीग को सारी ज्वाइन करेगी, लेकिन तो उसके अलावा आप देखें ना, बाप पार्टी तो ये है, लेकिन PMLN के जो उस वक्त बहुत बड़े स्टैलवर्ड्स थे जी, वो तो इस वक्त हमारे पास है। ठीक। और वो जो उनके प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान के, सेनेटर जनरल अब्दुल कादर बलोच, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके, वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। एक दूसरे चीफ मिनिस्टर जो थे वो अपने साथियों समेत जो है पीपल्स पार्टी के पास आ चुके हैं। और काफ़ी बड़ी ट्राइब्स के लोग जो हैं दे हैव ज्वाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए मैं समझता हूँ कि बाप पार्टी की भी शायद वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी, और वो दूसरा उनके ऊपर एक छाप पड़ चुकी है कि वो कोई बस ऐसे ही है मामला। ठीक है राय साहब, हम देखें तो नून लीग जो है वो सियासी इत्तेहाद कर रही है। उन्होंने MKM को साथ मिलाया, BAP को साथ मिलाया, UFA को जो है वो साथ उनके साथ खड़ी है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी ऐसे सियासी इत्तेहादों की ज़रूरत है कि सियासी पार्टियों के साथ मिलें और मिलकर जो है वो आगे मैदान में उतरें? बलोच साहब, बुनियादी तौर पर आप इत्तेहाद उस वक्त करते हैं जब आप समझते हैं कि आप में कोई कमज़ोरी है, वरना हर जमात जो है, बड़ी जमात जो होती है, फेडरल जमात जो है, वो अपने बल बोते पे सीट निकालने की कोशिश करती है। और इक़्तिदार शेयर करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे ही अलाइंसेस बनाना तो शायद आसान है, लेकिन अलाइंसेस को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। इस पे भी मैं आपको ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि शराकत इक़्तिदार जो है ना जी, वो बहालत मजबूरी हुआ करती है। ऐसे ही जब आप अलायंस भी बनाते हैं तो वो बहालत मजबूरी बनाते हैं। PDM बहालत मजबूरी हुआ था, देखे ना, PDM भी बहालत मजबूरी हुआ था, क्योंकि उस वक़्त हालात ये हो गए थे कि जो पार्टी थी उस वक़्त PTI और इमरान खान, वो हालात को उस तरफ लेके जा रहे थे जो मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकते थे। ठीक। उस वक़्त इकानमी बिल्कुल नोज़ डाइव कर रही थी। ख़तरा पैदा हो चुका था कि अगर अब आप असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, कोई अजीब सा हालात हो गया कि एक असम्बली पहले टूट गई, दूसरी बाद में टूट रही है। फिर जब आप कहते हैं कि मैं डिफेंड करने के लिए आता हूँ आपकी नो कॉन्फिडेंस को, जो कि एक आइनी तरीका है, जी, तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। आप असम्बली के बारे में साइफर ले आते हैं, साइफर ले आते हैं, सारे ड्रामे होते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत, उस वक़्त अगर सारे इकट्ठे ना होते तो उस वक़्त शायद इकट्ठा होना, सबको पता था कि ये इस वक़्त हुकूमत हासिल करना और हुकूमत को चलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप ना इकट्ठे होते, हुकूमत अगर ना लेता PDM, और हम तो PDM में नहीं थे, पीपल्स पार्टी वॉज नॉट पार्ट ऑफ PDM, ठीक, तो उस वक़्त अगर अब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो आज हम कहाँ खड़े होते? आज लोगों के पासपोर्ट की क्या वक़्त होती? जो आए थे कि हम पासपोर्ट को इज़्ज़त देने के लिए आए हैं, जो पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए आए थे, उन्होंने तो इसके बिल्कुल उल्ट कर दिया। बिल्कुल, इसके बिल्कुल उल्ट कर दिया। PDM जो है वो एक बहालत मजबूरी एक गवर्नमेंट थी। राय साहब ये फरमा रहे हैं। मुझे एक सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि इलेक्शन जो है वो किस हद तक कंफर्म है। गो के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी कह दिया कि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन मौसमी हालात कहाँ होंगे, अमन अमान की सूरत हाल जो है उस पर हम बात कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राय साहब, हम बात कर रहे थे कि PDM गवर्नमेंट में आप साथ थे और सियासी इत्तेहाद आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसको ज़रूरत नहीं है, बड़ी जमात है और देखा जाएगा बाद में। लेकिन क्या अगर बहालत मजबूरी या वक्त की ज़रूरत हो इन फ्यूचर इलेक्शन के बाद, तो फिर कोई PDM फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोबारा बन सकती है? जी देखें, ये जो इत्तेहाद बनते हैं ना जी, ये मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रख के बनते हैं। अगर उस वक्त हालात ऐसे हैं और कि वो बनाने ज़रूरी हैं, मुल्क के मफादात में हैं, हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए, तो ज़रूर करने चाहिए, कोई हर्ज नहीं। तो सियासी जमातें जो हैं वो कहाँ खड़ी हैं? किंग्स पार्टी जो है वो उनका बड़ा रोल होता है।
किंग्स पार्टी अगर नून लीग के साथ बैठ गई तो नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो एक तासर है कि बन जाएगी, किंग्स पार्टी पीपल पार्टी के साथ बैठ गई तो वो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो फिर इन किंग्स पार्टी जो छोटी पार्टी हैं उनका क्या रोल होगा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक तासुर ज़रूर है और ये तासुर दिया जा रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे इख्तलाफ है इस सोच से जो PMLN ने की है कि उन्होंने ये तासुर दिया है। उससे उन्होंने क्या किया है कि खुद ही जो है अपने इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर लिया। ठीक है सर, वो कैसे? वो ऐसा कि अगर आप ये कहें, ये तासुर देना ना कि मेरे साथ कोई किंग पार्टी बैठी है या मैं किसी का मंजूर नज़र हूँ या मुझे, हालांकि इसके बरक्स है। पहली दफ़ा आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमारा कोई लेना देना जो है ना वो नहीं है, तो आपको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए ये बात। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि बाबा हम आपके इलेक्शन में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, ठीक, आप खुद लड़ें, तो फिर आप कहते नहीं कि मेरे पर तो है जी, तो फिर ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि आपने तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको मशकूक बना दिए और आपने अपने पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, तो फिर मैं अब क्या कहा जा सके, अब तो लोग बड़े हर लिहाज से बड़े बालिग हैं, वो तो एक एक चीज़ को बाल की खाल खींच के देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक वो जायज़ा लेते हैं आपकी एक एक मूवमेंट का। तो इसका मतलब है कि आपकी जड़ियाँ अंदर से पतली हैं। ऐसे ही। और जब आपने ये कहा तो फिर आपने दूसरा नुकसान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करके उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आपकी इतनी, वो मेरी भी है, पूरे पाकिस्तान, वो पूरे पाकिस्तान की है, वो हर जमात की है, वो तो सबकी साझी है ना जी, वो हमारी है, वो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी है, वो हम सब की है, वो पाकिस्तान की है। तो ऐसी कोई बात करना गैर जिम्मेदाराना बात है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना प्रोग्राम देना चाहिए, अगर कुछ शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रफ़ा करनी चाहिए। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी पहले जब 21 अक्टूबर को आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई इंतकाम जो है वो नहीं लेना चाहता और ना ही मेरा कोई ऐसा। फिर बाद में उन्होंने कहा एहतसाब होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा जी कि एहतसाब जो है वो हिसाब किताब होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे 93 में क्यों निकाला गया, फिर कारगिल जंग का जो है उन्होंने जिक्र किया, और अब फिर हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपको एक बताऊं कि मैंने पहले आपसे एक बात की थी कि जब आप एक दूसरे की बिल्कुल इज्जत करना छोड़ देंगे, एक दूसरे के लिए आप हालात तंग करेंगे तो एक्चुअली सबके लिए तंग हो जाते हैं। ऐसे ही, बट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। ठीक, ये बड़ी हकीकत है। तो किसी ने किसी कहना चाहिए किसी ना किसी को कि बस बाबा जो हो गया वो काफ़ी है, अब आओ एक नई सुबह का आगाज़ करें। अगर आपने पिछला सामान भी लादा हुआ है कमर पर और उसी जहन से वही अपने वो मैंने उसको नीचे कर देना है, अब वो कहते थे कि इमरान खान के मैं मूँछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा, आप कहना शुरू कर दें कि नहीं मैं सर के बालों से पकड़कर आपको जेल में डाल दूंगा, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। जब आप आखिर में जाकर हिसाब करेंगे तो कोई एक भी नहीं बचा होगा कि जिसकी कोई इज्जत बच गई। ऐसे तो इसकी अब मुल्क के लिए सोचें, छोड़ें, बहुत हो गया ना। अब सारे पहलवान जो हैं वो अपनी ज़ात को छोड़ के मुल्क का सोचें कि अगर एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो मुल्क को इन चैलेंजेस से बाहर निकाले, जिसके पास विजन हो, जिसके पास हौसला हो, जिसके पास सब्र हो, जिसके पास नॉलेज हो, जो दूसरों को साथ लेकर चल सके, जो किसी को बात मनवा सके, जो डायलॉग पर यकीन रखती हो। ये साहब बहुत करके देख लिया सब ने और सब भुगत भी आए हैं। मुझे कोई बताया कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को? जब ये नहीं था तो फिर बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब आप मिसाल देते हैं 40 साल पहले की, उस वक्त तो ये हालात तो नहीं थे, मुश्किल हालात होंगे उस वक्त भी, लेकिन देखें ना, जब आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करने ही छोड़ दिया, फिर लड़ाई तो आपकी ए की बी की और सी की डी के साथ है। पाकिस्तान किधर गया? ऐसे ही। उसके लिए तो आप सियासत नहीं कर रही है, तो अपने स्कोर बराबर करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर करते रहे। फिर अवाम को क्या है उससे कि वो ए जो है मारा जाता है या बी मारा जाता है, जो सी अंदर जाता है, डी, किसी को किसी के साथ क्यों हमदर्दी होनी चाहिए? हमदर्दी तो हमें अपने मुल्क के साथ होनी चाहिए, अपने वतन के साथ होना चाहिए। हमसे पीछे जो मुल्क थे हमसे आगे चले गए, हम सिर्फ यही कहानियां पढ़ रहे हैं कि जब मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कहता है मैं ये कर दूंगा। ये तो बिल्कुल ऐसा एक सोच है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और इससे नफरत करनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को। राय साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान जो है पहले होना चाहिए, और आपने ये भी कहा कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान बचाने के लिए, उसको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो है वो हमने बनाई थी।
तो फिर क्या जो है वो तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि सबको मिलके जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए? बलोच साहब देखिए मेरी बात सुने, क्यों इकट्ठी हो जाए तो फिर एक ही जमात बन जाएगी ना। हाँ। अब बदकिस्मती ये है कि अब मैं एक मिसाल मेरे सामने आ रही है, मैं उससे इज्तनाब करूंगा। देखिए हम सब दावा तो ये करते हैं ना कि अपने मुल्क के लिए हम कर रहे हैं साथ कुछ, ठीक, लेकिन आई एम सॉरी, जो एटीट्यूड मैंने आपके सामने रखे हैं ये मुल्क के लिए हम कर रहे हैं। या मुझे अगर आपने तकलीफ दी है तो अब मेरा मौका आगे आए तो मैं फिर आपको उतनी तकलीफ या उससे ज्यादा दूं, कल आप उससे फिर मेरा बदला लें, चौथे दिन मैं फिर आपसे बदला लूं, तो हम आपस में इस दिंगा मुश्ती और कुश्ती में एक दूसरे को नीचे दिखाना, बदला लेना, तकलीफ देने में लगे रहें तो मुल्क कौन चलाएगा बाबा? ठीक। जिन्होंने मुल्क चलाने होते हैं वो अपनी ज़ात की नफी कर देते हैं, वो सारी दुनिया की इंसल्ट अपने पॉकेट में डालते हैं लेकिन मुल्क की इज्जत और वकार का ख्याल रखते हैं। हमारी ज़ात जो है, हमारी अना हमारे मुल्क से बड़ी है। अगर कोई समझता है कि उसकी अना और उसकी ज़िद और उसकी बात और उसका जो एक वो नखरा है या उसका गुरूर जो है वो मुल्क से बढ़ गया है, तो उसके लिए ये फील्ड नहीं है बाबा। सही है। तो राय साहब फिर मुल्क कहाँ खड़ा है? अब आपके सामने हालात हैं मुल्क के, महंगाई है, बेरोज़गारी है, डिफ़ॉल्ट होने के चक्कर में था मुल्क। तो पीपल्स पार्टी के पास जो है वो ऐसा क्या प्लान है कि ठीक है आपने पहले भी डिलीवर किया, आपसे में डिलीवर करके आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या प्लान है कि जो हालात हैं वो बदल जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को मैं जैसे कही है नहीं कि वो मेरी पार्टी, मैं ये सिर्फ इस बलबोते पे बात करता हूं कि पीपल्स पार्टी वाकई इंतकाम नहीं लेती। पीपल्स पार्टी का बानी जो है वो फांसी के फंदे पे झूल जाता है, बहुत बड़ा सदमा होता है ना सारे खानदान को। ऐसे ही उनकी बेटी वजीर आजम बनती है तो वो कहती है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज। ऐसे ही क्या रिवेंज लिया उसने? डेमोक्रेसी है। ज़ियाउल हक के बच्चों को किसी ने वही भी कहा, किसी वर्कर ने भी कहा, मोहतरमा शहीद जो है वो गोलियों का निशाना बनती है इधर ही रावलपिंडी में। ऐसे ही बने। उनका बेटा उठता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और उनका शोर क्या कहता है? पाकिस्तान खप्पे। तो फिर ये चीज़ें हैं जो मुझे कन्विंस करती हैं कि यस ये जमात है जिसमें सब्र है, जो अपने दुख अपने गम उठाकर पाकिस्तान की खुशियों का इत्माम कर सकती है, पाकिस्तान के लोगों की खुशियों को देख सकती है, उनकी आसानियां जो है वो पैदा करने की सही कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो अवाम ने फैसला करना है। इस सब चीज़ों की कुंजी जो है वो अवाम के पास है। एक है हमारे पास जज्बाती नारे कि हम सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि लारे, अब लारे लगाने वाले तो पता नहीं कितने लारे लगा सकते हैं। अब तो पाकिस्तान की अवाम को ये फैसला करना है कि जो इनके पास वोट की पर्ची आएगी वो पाकिस्तान आएगा और वो पाकिस्तान इनसे सवाल करेगा कि मुझे किसके हवाले करना है। ठीक। बिलावल साहब फरमाते हैं कि अब जो है वो जो मुअम्मर जो बुजुर्ग सियासतदान है उनका टाइम नहीं है, उनका वक्त नहीं है, नौजवान क़यादत जो है वो उसको आना चाहिए। तो क्या बिलावल साहब अपनी बात कर रहे हैं कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए? नहीं, या जरदारी साहब भी आ सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं ना वो उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अगर आप नई सोच नए तकाज़ों के मुताबिक नहीं लेकर आएंगे, नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान बड़े एनर्जेटिक होते हैं, नौजवानों में एक जज्बा होता है ज़्यादा। इसके साथ जो मुअम्मर लोग जिनको आप कह रहे हैं, तजर्बेकार लोग जो कह रहे हैं, उनके पास तजर्बे का सरमाया होता है। तो ये जवानी और ये जो तजर्बा है इसको जब इकट्ठा करते हैं तो फिर कुछ मैं समझता हूँ कि काम ज़्यादा बेहतर अंदाज से चल सकता है। तो पीपल्स पार्टी के पास ये भी अच्छा है, हमारे पास तो बहुत वाकई नौजवान लीडर है। ऐसा लीडर, इस उम्र का लीडर तो किसी के पास नहीं है। अगर आप तजर्बे की बात करेंगे तो फिर हमारे पास आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उधर नवाज शरीफ साहब भी तो हैं, नवाज शरीफ साहब भी है, वो भी तो जल्द मान सकते हैं। हाँ, लेकिन यंग की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब कैंडिडेट आपका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टरशिप के। तो जो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के चक्कर में हैं और तैयारी कर रहे हैं, फिर उनका क्या बनेगा सर? वो भी कोशिश कर रहे हैं। बात तो नंबर्स की है ना जी। अगर नंबर्स हमारे पास होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। अगर नंबर्स उनके पास चले गए तो वो बनेंगे। अगर नंबर्स जो हैं वो फजल रहमान साहब, मौलाना साहब के पास जाते हैं तो वो बनेंगे।
अगर नंबर जमात इस्लामी के पास जाते हैं तो वो बनेंगे। बिल्कुल, नंबर गेम की ज़रूरत है और नंबर जिसके पूरे होंगे उसी का ही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। ये थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, इन्होंने हमें वक्त दिया, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था इनका आज। राय साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।